बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ करते हैं बहुत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की और देखा था कि किस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल हमारे लिए 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारे पास एनर्जी का सोर्स सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है या कि प्रोटीन और लिपिड्स भी, जिसे हम फैट्स बोलते हैं, वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी पार्ट 1 और हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किसी फैट लाइक इंटरमीडिएट में और फैट किसी कार्बोहाइड्रेट लाइक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। सेम वी कैन कन्वर्ट फैट्स इनटू सम प्रोटीन लाइक इंटरमीडिएट एंड डिफरेंट प्रोटीन इंटरमीडिएट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम फैट लाइक मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं वो सारे आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं और उनके मॉलिक्यूल्स हमें डिफरेंट तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारा काम कैसे होता है, लुक एट दिस। स्टार्ट करेंगे किससे? हमारी प्रोटीन से, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है, अर्लीस्ट सोर्स है, वो तो कार्बोहाइड्रेट है ही। लेकिन अगर हम प्रोटीन्स खाते हैं या हम फैट्स खाते हैं तो वो भी प्रॉपर डाइजेस्ट होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, ऑक्सीडाइज होती हैं और उसके रिजल्ट में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, राइट। पर्टिकुलरली अगर आपको चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स याद हो तो आपको बताया गया था कि जो हमारे लिपिड्स हैं उनमें चूंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उनके अंदर जो एनर्जी कंटेंट है वो एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एनर्जी इतनी जनरेट कैसे कर पाते हैं, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स को। तो प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म है, यू नो वेरी वेल, आपने देखा है कि हम प्रोटीन्स जो भी इंजेस्ट करते हैं तो इंजेस्ट करने के बाद वो सबसे पहले हमारे स्टमक में कन्वर्ट होती है इनटू पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स और फिर फाइनली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पार्ट में जाकर कन्वर्ट होती है इनटू अमीनो एसिड्स। Then these particular amino acids or amino acids they will be taken up by the cytoplasm of the whole body cells। इसका मतलब ये है कि मेरे जिस बॉडी सेल को ज़रूरत होगी और जिस अमीनो एसिड की ज़रूरत होगी वो उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। Now after going into the cytoplasm of the cells what will happen? इसके 3 पॉसिबल you can say ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। सबसे पहला ये है कि हम इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप को रिमूव कर लें। अगर मैं एक अमीनो एसिड को रिमूव करता हूं तो प्रोसेस कहलाता है डीएमिनेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ डीएमिनेशन व्हाट विल हैपन कि वी विल सेंड दिस पर्टिकुलर अमोनिया टू द लिवर सेल्स एंड लिवर सेल्स विल कैरी आउट अ वेरी यूनिक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द यूरिया साइकिल और इस यूरिया साइकिल के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है हमारे पास यूरिन और अगर हम इसको फर्दर यू कैन से प्रोसेस करें तो यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी में बनता है। तो अगर आप यूरिन का एनालिसिस करेंगे तो आपको यूरिया यूरिक एसिड दोनों नजर आएंगे। What happened to the other you can say stage? दूसरा स्टेज ये हो सकता है कि हमने इस पर्टिकुलर अमीनो ग्रुप को उतारने के बाद बॉडी में से एक्सक्रीट आउट नहीं किया बल्कि हमने इसे किसी दूसरे अमीनो एसिड को दे दिया है। अगर ये वाला प्रोसेस हो तो हम उसे ट्रांस एमिनेशन का नाम देते हैं और जहाँ से हमने उसको रिमूव किया है और जहाँ पे उसको भेजा है दोज पर्टिकुलर अमीनो एसिड विल बी डीएमिनेटेड एंड ट्रांस एमिनेटेड। जहाँ से निकाला है वो डीएमिनेट हो गया और जहां भेजा है वो ट्रांस एमिनेट हो गया है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट किस्म के अमीनो एसिड्स को भी आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। आखिरी बात मेरे पास क्या हो सकती है कि वो जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड है उसे मैं किसी फैट मेटाबॉलिज्म का इंटरमीडिएट बना दूं या किसी कार्बोहाइड्रेट का इंटरमीडिएट बना दूं और फिर वहां से एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाए, राइट। तो ये सारी स्टोरी हम लोगों ने आपके सामने रखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी अमीनो एसिड को ट्रांस एमिनेट करता हूं या डीएमिनेट करता हूं, उसे किसी कार्बोहाइड्रेट या फैट मेटाबॉलिज्म का इंटरमीडिएट बनाता हूं तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि इवेंचुअली उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड की शक्ल, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आफ्टर डीएमिनेशन एंड आफ्टर द ट्रांस एमिनेशन एंड देन डीएमिनेशन उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड की शक्ल किसी कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट की तरह से हो जाएगी और फिर हम उसे डाल देंगे क्रेब्स साइकिल के अंदर और क्रेब्स साइकिल क्या करेगा, जनरेट करना शुरू कर देगा एनर्जी। अब सबसे अहम बात क्या है, इसके आप स्टार लगा लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा कौन सा यू कैन से अमीनो एसिड
हमारे कौन से स्टेज के ऊपर क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है, इसका इन्हिसार किस बात के ऊपर है कि उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के अंदर कितने कार्बन हैं। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बिकॉज आपको पता है कि हमारे पास इनिशियली ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, क्रेब्स साइकिल में से गुजरने के बाद इवेंचुअली वो सिर्फ और सिर्फ एक CO2 रह जाता है। तो हम डिफरेंट सीरीज के ऊपर उसकी वजह से कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2, तो एज अ रिजल्ट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम रिड्यूस होते रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारे अमीनो एसिड के अपने कितने कार्बन थे और इस वक्त वो क्रेब्स साइकिल की किस स्टेज के ऊपर एंटर हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज वो प्रोड्यूस करेगा corresponding number of ATP molecules. देखते हैं what happened with the fat metabolism. We have to go to the next part of the board. Yes, my dear students, अब बात करेंगे हम लोग फैट मेटाबॉलिज्म की और लिपिड मेटाबॉलिज्म की। आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम अपने मसल्स को एंड सोर्स ऑफ एनर्जी बनाना चाहते हैं। वी डोंट विश कि हमारे पास एनर्जी ऑब्टेन हो एट द कॉस्ट ऑफ आवर मसल्स, तो हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ही होंगी। तो जो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है ये क्या है, लिपिड और फैट्स। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि पर ग्राम अगर मैंने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाए हों और 1 ग्राम प्रोटीन्स खाई हों और फिर मैंने 1 ग्राम लिपिड खाए हों या फैट्स खाए हों, तो मुझे सबसे ज़्यादा पर ग्राम एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन होती है, तो फ्रॉम द लिपिड्स। तो देयरफॉर आई हैव गिवन द कॉन्सेप्ट कि ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखते हैं कि ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास कैसे बनता है। तो आंसर इज लुक एट दिस। पुरानी को ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि हम लोगों ने फैट इंजेस्ट की, इंजेस्ट होने के बाद ये डाइजेस्ट होंगी मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज आपको पता है कि हमारे स्टमक में लिपिड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके लिए पहले होनी चाहिए एमल्सिफिकेशन, उसका सोर्स आपको पता है हमारा गॉल ब्लैडर। फिर उसके बाद ज़ाहिर है ये एब्जॉर्ब होगा थ्रू द लेक्टिन, जो भी पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पर, इवेंचुअली ये हमारे सेल्स तक पहुँच जाएगा। हमारे सेल्स में पर्टिकुलर लिवर सेल्स की बात हो रही है, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद ये डाइजेस्ट हो जाता है इनटू 2 कंपोनेंट्स। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज अ फैटी एसिड, अदर वन इज कॉल्ड एज अ ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल की अपनी एक किस्मत है, फेट है, और जो फैटी एसिड्स हैं उनकी अपनी एक किस्मत है। तो आए पहले शॉर्ट चैनल को पहले स्टडी करते हैं। तो ग्लिसरॉल जिसके साथ आके 3 फैटी एसिड अटैच हुए थे और लिपिड्स बना था, ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि वो एक ग्लिसरॉल, ओनली 1 ग्लिसरॉल इज देयर। तो ये एक सिंगल ग्लिसरॉल, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू PgAl। अगर आपको याद हो तो हमने ये बताया था कि जो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है G3P, उसे हम लोग फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था इन ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस में ये रिएक्शन नंबर 4 है। आपको याद होना चाहिए कि रिएक्शन नंबर 4 है, बिकॉज इससे पहले वाले केसेस में हम लोगों ने ग्लूकोज से पहले मिलाया था फॉस्फेट को, मिलाया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया था इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और उसके बाद ये बन गया था फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और बाईफॉस्फेट, जिसको हमने इवेंचुअली कन्वर्ट कर दिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl और G3P में। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज कि इस पर्टिकुलर ग्लिसरॉल को अगर मैं G3P में डाल दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा, तो नाउ दिस G3P कैन इनकॉर्पोरेट इटसेल्फ इनडायरेक्ट वे में क्रेब्स साइकिल के साथ, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के साथ। और इसलिए हमने यहाँ पे ग्लाइकोलाइटिक पाथवे लिखा है, बिकॉज कि हम यहाँ पे खाली क्रेब्स साइकिल लिखना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ से मुराद तीनों स्टेप्स हो सकते हैं, मींस ग्लाइकोलाइसिस भी हो सकती है, लिंक रिएक्शन भी हो सकता है, और हमारा क्रेब्स साइकिल भी हो सकता है। तो when once this particular PgAl it will join, you can say this particular glycolytic pathway, तो इस एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। Now we want to see the second step। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि मेरे पास जो फैटी एसिड्स हैं उनमें आपको पता है कि नंबर यूजुअली ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, लेकिन जो फैटी एसिड्स हम खाते हैं उनका नंबर आमतौर पर इवन होता है। यू कैन से 4 हो सकता है, 6, 8, 10, 12, 16, 18, राइट। हमने जो आपकी बुक में एग्जांपल लिखी है उसमें पाल्मिटिक एसिड है और उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 16 है। तो अगर वो मेरे पास 16 कार्बन एटम्स है तो वो -2 मेथड मींस उसमें से 2 की डेफिशिएंसी होगी। फॉर एग्जांपल 18 से 16 कार्बन बनेंगे, 16 से 14 कार्बन, 14 से 12 एंड देन 10, देन 8, देन 6, देन 4 एंड देन 2। अगर मैं इन सारे के सारे यू कैन से चेन ऑफ कार्बन्स को ब्रेक कर दूं तो इवेंचुअली मेरे पास हर ब्रेक डाउन के रिजल्ट में 2 कार्बन प्रोड्यूस होते हैं।
इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल रेडिकल। फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं लिंक रिएक्शन में जाता हूँ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। तो मैं इस पर्टिकुलर एसिटाइल को कंबाइन करवा देता हूँ विद कोएंजाइम ए थ्रू थ्रू सल्फर ब्रिज। तो वो बन जाता है मेरे पास क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और आपको पता है कि हम एसिटाइल कोएंजाइम ए को फिर डाल सकते हैं थ्रू लिंक रिएक्शन इनटू द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, और उसके रिजल्ट में एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि जितने ज़्यादा मेरे पास एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी। आपको पता है कि एक ग्लूकोज के रिजल्ट में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्या प्रोड्यूस हुए थे, एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल्स। लेकिन इस वाले केस में हमने देखा है कि अगर मेरे पास एक 16 कार्बन फैट्स है तो उसके रिजल्ट में मेरे पास 8 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए के। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि वाई लिपिड्स आर मोर एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे यील्ड मी 8 मिनिमम 8 एटीपी 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। लेकिन अगर आप लोगों ने खाया हुआ है मिसाल के तौर पर बटर, तो आपको पता है वो बुटारिक एसिड होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ऑब्टेन होंगे। तो ये हम डिपेंड इनकलकेट करना चाह रहे हैं, आपके माइंड्स में डालना चाह रहे हैं बेसिकली कि किसी पर्टिकुलर लिपिड से हमें कितनी एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो, ये डिपेंड करता है कि उसके मदर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे। आपने उसको डिवाइड कर देना है किससे, 2 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स का। तो जितने हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एनर्जी जनरेट करके देगा। फॉर एग्जांपल आपकी बुक ने बताया है कि अगर आप लोगों के पास 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए होंगे तो उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास 129 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। दैट्स वाई कि हमने इसको क्या बोला था कि ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। तो इससे में पता चलता है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये चीज़ें मींस कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स ये इंटरकन्वर्टेबल हैं और ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने यू कैन से काइनेटिक्स को शिफ्ट करती रहती हैं फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोटीन्स और प्रोटीन्स टू कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड टू प्रोटीन और प्रोटीन टू लिपिड्स। और इसके रिजल्ट में हमारी बॉडी की जो नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी होती रहती हैं। हमारी बॉडी में हर एक चीज़ हमारी बॉडी को मैक्सिमम फंक्शन देने के लिए है। हमारी बॉडी का हर रिएक्शन हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए है। कोई चीज़ अपनी जगह से अगर हिल जाएगी तो हमारी बॉडी का निज़ाम बिगड़ जाएगा। यही इंसानों के एक माशरे में किरदार की बात भी है। हर इंसान का अपने माशरे में एक किरदार है। मेरी दुआ है कि आप इस माशरे में एक मुस्बत किरदार अदा करें और एक अच्छे इंसान बनने में कामयाब हों। इसी दुआ के साथ आई वांट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।